गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज लाइफ साइंस चैप्टर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में हम लोग नर्वस सिस्टम और हार्मोन के बारे में सीख लेते हैं। क्या है नर्वस सिस्टम एंड क्या है हार्मोन, उसके बाद इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आज जनरल आइडिया अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन देख लेते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। उससे पहले हम लोग समझ लें क्या है उद्दीपन या स्टिमुलस। तो सजीव के शरीर के बाहरी तथा आंतरिक वातावरण में हमेशा परिवर्तन होता है और इस बाहरी तथा आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन को हम लोग उद्दीपन या स्टिमुलस कहते हैं। उद्दीपन या स्टिमुलस दो प्रकार के होते हैं, बाह्य उद्दीपन या एक्सटर्नल स्टिमुलस, आंतरिक उद्दीपन या इंटरनल स्टिमुलस। बाह्य उद्दीपन क्या है? सजीव के शरीर के बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन को बाह्य उद्दीपन कहते हैं। और बाह्य उद्दीपन का उदाहरण है प्रकाश यानी लाइट, टेम्परेचर यानी ताप, स्पर्श यानी टच, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। आंतरिक उद्दीपन क्या है? शरीर के अंदर, सजीव के शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। और आंतरिक उद्दीपन का कारण है सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित हार्मोन, जीव द्रव्य, रोग, जल तथा खनिज की कमी। अब इस उद्दीपन का प्रभाव किस पे पड़ता है? वातावरण में रहने वाले सजीवों पर। सजीव कौन कौन है वातावरण में? पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, अपघटक हैं। तो प्रभाव कब पड़ेगा? जब भी वातावरण में परिवर्तन होता है, उद्दीपन होता है, तो उस उद्दीपन को सजीव सबसे पहले ग्रहण करते हैं वातावरण से। पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, सभी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। जीव जंतु उद्दीपन को ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, या ज्ञानेंद्रियों को हम लोग संवेदी अंग या ग्राहक अंग या रिसेप्टर अंग भी कहते हैं। तो संवेदी अंग, ग्राहक अंग या रिसेप्टर या ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? तो सजीव के शरीर का वह अंग है जो वातावरण से उद्दीपन को ग्रहण करता है। और हम लोगों के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। और ये 5 अंग को हम लोग ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग या रिसेप्टर कहते हैं। आँख से देखने का उद्दीपन, कान से सुनने का, नाक से किसी भी वस्तु की गंध का पता चलता है, जीभ से किसी वस्तु का स्वाद, त्वचा से स्पर्श की जानकारी होती है। तो जब भी सजीव उद्दीपन को ग्रहण कर लेते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, तो जितने भी सजीव हैं उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करने के बाद उत्तेजित हो जाते हैं। और उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद सजीव में उत्तेजित होने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी। जब सजीव उत्तेजित हो जाते हैं उद्दीपन को ग्रहण करने के पश्चात, तो सजीव में प्रतिचार, अनुक्रिया या रिस्पॉन्स दिखाई देती है। रिस्पॉन्स के कारण सजीव या प्रतिचार के लिए सजीव क्या करते हैं? अपने शरीर के अंगों में, कार्यों में, रचना में, गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन क्यों लाते हैं? ताकि वो वातावरण में सरलतापूर्वक रह सके, वातावरण में अपने आप को ढाल सके, अनुकूलित कर सके और अपनी वंश वृद्धि कर सके। अगर उद्दीपन के अनुसार सजीवों में उत्तेजनशीलता नहीं उत्पन्न होगी, उसमें प्रतिचार या अनुक्रिया नहीं होगी, तो वो अपने आप को वातावरण में ढाल नहीं पाएंगे, अनुकूलन नहीं कर पाएंगे और उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो जंतुओं में ये सभी क्रिया, उद्दीपन को ग्रहण करना, उत्तेजनशीलता, प्रतिचार, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों के द्वारा होता है। जबकि तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों करते हैं, जबकि पौधे में इन सभी कार्यों का नियंत्रण सिर्फ हार्मोन के द्वारा होता है, क्योंकि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लें क्या है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। सामंजस्य या समन्वय किसे कहते हैं? तो सजीवों में होने वाली सभी क्रियाएं, जैसे उद्दीपन को ग्रहण करना, उत्तेजित होना, अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करना, और ये सभी क्रियाएं सजीवों में
नियंत्रित और नियमित रूप से चलती है, क्योंकि सजीव के सभी अंग तंत्र एक दूसरे से जुड़कर और वातावरण से जुड़कर नियंत्रित होकर जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। अंगों का आपस में जुड़ना और अंगों का वातावरण से जुड़ना ये क्या कहलाता है? सामंजस्य या समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और जंतु में कोऑर्डिनेशन या समन्वयन या सामंजस्य का कार्य हार्मोन और तंत्रिका तंत्र दोनों के द्वारा होता है, जबकि पौधे में समन्वय या कोऑर्डिनेशन का कार्य तंत्रिका तंत्र पौधे में नहीं होने के कारण सिर्फ हार्मोन के द्वारा होता है। पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, फिर भी पौधे पर जब बाह्य उद्दीपन या आंतरिक उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है और पौधे भी जब उन उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तो पौधे भी उत्तेजित होते हैं, वो उनमें भी उत्तेजनशीलता दिखाई देती है और उत्तेजनशीलता के फलस्वरूप पौधे भी रिस्पॉन्स या अनुक्रिया या प्रतिचार करते हैं। और प्रतिचार करने के समय में उनके भी अंग तंत्र वातावरण से जुड़ जाते हैं और अन्य अंगों से जुड़कर सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित और नियमित करते हैं। तो पौधे में सामंजस्य, विभिन्न अंगों के बीच में सामंजस्य, पौधे का वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का कार्य पौधे में हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। अब हम लोग देख लें व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं या तंत्रिका तंत्र क्या है। तो जंतु में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और हम लोगों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से। रीढ़ रज्जु मस्तिष्क के नीचे खोखली नली के समान रचना है और रीढ़ रज्जु का ऊपरी भाग जो फूला हुआ है उसे मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन और रीढ़ रज्जु मिलकर के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली पतली धागे के समान रचना है नर्वस सिस्टम, जो पूरे शरीर में फैलकर जाल जैसी रचना बनाती है और शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करती है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में सामंजस्य और समन्वय बनाती है। साथ ही शरीर का वातावरण के साथ भी सामंजस्य और समन्वय बनाती है और शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है। ऐसे तंत्र को हम लोग नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े। व्हाट इज फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो तंत्रिका तंत्र का जैसे परिभाषा में हम लोग देखें, बस उसी को स्टेप वाइज लिखना है। पहला कार्य वातावरण से उद्दीपन को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना। दूसरा कार्य शरीर का वातावरण के साथ तथा शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखना, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाना और शरीर के वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने का कार्य भी तंत्रिका तंत्र करती है। साथ में शरीर में होने वाले सभी जैविक क्रिया यानी मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित और नियमित करती है। यह हमारी बुद्धि, कल्पना और ज्ञान का भी केंद्र है। यह भूख, पीड़ा, प्यास, ताप, दबाव का भी अनुभव कराती है और यह शरीर में उपस्थित अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और इस अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है? हार्मोन का। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रित करती है और साथ में मनुष्य के शरीर में उपस्थित मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण को भी नियंत्रित करती है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम के क्या कार्य हैं, यह समझ में आ गया। अब हम समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नर्वस सिस्टम को हम लोग भौतिक समन्वयक, तंत्रिका तंत्र को भौतिक समन्वयक कहते हैं या नर्वस सिस्टम को फिजिकल कोऑर्डिनेटर क्यों कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से निकलती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली पतली धागे के समान रचना है जो पूरे शरीर में फैलकर जाल जैसी रचना बनाती है और शरीर के विभिन्न अंगों को भौतिक रूप से जोड़कर रखती है, इसलिए इसे भौतिक समन्वयक कहते हैं या फिजिकल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को जाल के समान रचना में फैलकर शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखती है, इसलिए इसे भौतिक समन्वयक कहते हैं।
तो नर्वस सिस्टम के बारे में जनरल आइडियाज तो हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं हार्मोन क्या है। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हार्मो से हुई। हार्मो ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ है जागृत करना, अर्थात उत्तेजित करना। हार्मोन की खोज किसने की थी? बेलिस और स्टार्लिंग ने 1904 में। हार्मोन की परिभाषा या डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो जंतु में अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली तथा पौधे के वृद्धि प्रदेश से निकलने वाली, वृद्धि प्रदेश यानी जड़ और तना के शीर्ष से निकलने वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो प्रोटीन, स्टेरॉयड और अमीनो अम्ल प्रकृति के होते हैं और थोड़ी मात्रा में जीवों के शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित और नियमित करते हैं और जीवों में वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इन्हें हार्मोन कहते हैं। और इनकी कमी और अधिकता दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होती है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जंतु हार्मोन क्या है? तो पौधे तथा जंतु में निकलने वाला जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो थोड़ी मात्रा में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित या नियमित करता है और सजीवों की वृद्धि को प्रभावित करता है, उसे हार्मोन कहते हैं। और इसकी कमी और अधिकता दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है। पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती, तो पौधे में हार्मोन निकलता है पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग से, पत्ती से, बीजपत्र से, फूल से, फल से। और जंतु में हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब हम लोग देख लें हार्मोन की क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन। पहली विशेषता, हार्मोन कम अनुभार वाला जटिल रासायनिक पदार्थ है। यह जंतु हार्मोन प्रोटीन, स्टेरॉयड और अमीनो अम्ल प्रकृति के होते हैं और पौधे में हार्मोन अम्लीय, क्षारीय और गैसीय प्रकृति के होते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए जंतु में ये रक्त के द्वारा आसानी से प्रवाहित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। यह हमेशा उत्पत्ति स्थल यानी साइट ऑफ ओरिजिन से दूर जाकर कार्य करते हैं। जहाँ पर कार्य करते हैं, जिस अंग में जाकर कार्य करते हैं, उस अंग को कार्यकारी अंग या टारगेट ऑर्गन कहते हैं। और हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है, उस जगह को हार्मोन का उत्पत्ति स्थल या साइट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। पांचवी विशेषता है, यह थोड़ी ही मात्रा में किसी भी रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। यह जंतु में एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है और पौधे के वृद्धि प्रदेश यानी जड़ और तना के शीर्ष भाग, पत्ती, फूल, फल, बीजपत्र से निकलता है, क्योंकि पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। हार्मोन कार्य करने के बाद नष्ट हो जाते हैं और शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। हार्मोन के कार्य करने की प्रकृति कैसी है? यह धीमी गति से क्रिया करते हैं, किंतु इसका प्रभाव जो है शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हार्मोन को रासायनिक समन्वयक या केमिकल कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। अब हम लोग देख लें हार्मोन को रासायनिक समन्वयक या केमिकल कोऑर्डिनेटर क्यों कहते हैं। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ है और यह रासायनिक रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलकर रक्त के द्वारा कार्यकारी अंग यानी टारगेट ऑर्गन में जाता है और वहां जाकर जैव रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए हार्मोन को रासायनिक समन्वयक या केमिकल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अब हम लोग देख लें हार्मोन को रासायनिक दूत या केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं। तो पहले ही हम लोग हार्मोन की जब विशेषता पढ़ रहे थे तो हम लोग सीखे थे हार्मोन का साइट ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल होता है। हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है उस जगह को हार्मोन का उत्पत्ति स्थल कहते हैं। और हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ कभी कार्य नहीं करता, वो हमेशा दूर जाकर कार्य करता है, टारगेट ऑर्गन कार्यकारी स्थल में जाकर कार्य करता है।
और कार्यकारी स्थल में उसको ले जाता है कौन? रक्त के द्वारा, क्योंकि यह जल में घुलनशील है, रक्त में भी जल है, तो रक्त के द्वारा यह हमेशा उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर कार्यकारी अंगों में कार्य करता है। तो अब हम लोग देख लें हार्मोन को रासायनिक दूत या केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं। तो यह हमेशा अपने स्रोत यानी उत्पत्ति स्थल से निर्देश को या इंस्ट्रक्शन को दूत की तरह या मैसेंजर की तरह रक्त के द्वारा कार्यकारी अंगों में या टारगेट ऑर्गन में ले जाता है, इसलिए हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। हार्मोन को द्विनियंत्रक या डुअल कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? जब कोई भी हार्मोन किसी भी रासायनिक क्रिया को प्रभावित कर रहा होता है, उस समय में दूसरा हार्मोन जो है, जिसकी रासायनिक रचना उस हार्मोन से मिलती जुलती है, उस समय में दूसरा हार्मोन उस हार्मोन की क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए हार्मोन को द्विनियंत्रक या डुअल कंट्रोलर भी कहते हैं। अब हम लोग देख लें साइट ऑफ ऑरिजिन या उत्पत्ति स्थल क्या है। तो हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है उस जगह को हार्मोन का उत्पत्ति स्थल या साइट ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। और हार्मोन उत्पन्न होता है शरीर के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब हम लोग देख लें टारगेट साइट या कार्यकारी स्थल किसे कहते हैं। तो हार्मोन हमेशा अपने उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर कार्य करते हैं और जहाँ पर कार्य करते हैं उस स्थल को हार्मोन का कार्यकारी स्थल या टारगेट साइट कहते हैं। अब हम लोग देख लें लोकल हार्मोन या स्थानीय हार्मोन किसे कहते हैं। तो अभी तक हम लोग सीखे थे हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है वहीं पर कार्य करता है, किंतु कभी कभी कुछ हार्मोन हैं जहाँ उत्पन्न होते हैं वहीं पर कार्य करते हैं, इसलिए उस हार्मोन को स्थानीय हार्मोन कहते हैं या लोकल हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से नहीं निकलते हैं, बल्कि शरीर के अन्य अंगों, कोशिका और ऊतक से निकलते हैं। जैसे कुछ लोकल हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटर प्रोटीन। गैस्ट्रिन लोकल हार्मोन है, स्थानीय हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। जठर ग्रंथि कहाँ है? अमाशय में। और वहाँ पर गैस्ट्रिन हार्मोन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिनोजन के स्राव में सहायता करता है। दूसरा है सिक्रेटिन, यह अग्नाशय या पैनिक्रियास से निकलता है और बाइकार्बोनेट तथा जल के स्राव में सहायता करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन, यह गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है और गॉल ब्लैडर से पित्त या बाइल के स्राव को नियंत्रित करता है और पैनिक्रियाज में अग्नाशयिक रस यानी पैनिक्रियाटिक जूस के स्राव को नियंत्रित करता है। अब हम लोग देख लें हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में दो समानता। अब हम लोग देख लें हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में क्या समानता है। एग्जाम में पूछा जाता है हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में दो समानता। सिमिलरिटीज बिटवीन हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम। दोनों ही शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं, यानी सामंजस्य और समन्वय का कार्य करते हैं। दोनों ही शरीर का वातावरण के साथ भी सामंजस्य बनाते हैं और हार्मोन और तंत्रिका तंत्र दोनों ही शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित और नियमित करते हैं। इसके बाद देख लें डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन में क्या अंतर है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हार्मोन। कार्य की प्रकृति के आधार पर तंत्रिका तंत्र और हार्मोन में क्या अंतर है। नेचर ऑफ वर्क। तंत्रिका तंत्र भौतिक प्रकृति या फिजिकल नेचर के होते हैं और जबकि हार्मोन की प्रकृति रासायनिक होती है, केमिकल नेचर के होते हैं हार्मोन। कार्य की गति, स्पीड ऑफ एक्शन। तंत्रिका तंत्र बहुत ही तीव्र गति से यानी फास्ट एक्शन करते हैं, जबकि हार्मोन धीमी गति से यानी स्लो एक्शन करते हैं। कार्य की समयावधि, टाइम पीरियड। तंत्रिका तंत्र को तीव्र गति से कार्य करते हैं, इसलिए इसे कार्य करने में समय कम लगता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है कार्य करने में। जबकि
हार्मोन धीमी गति से कार्य करते हैं, स्लो एक्शन होता है, इसलिए इसे कार्य करने में लंबा समय लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है। भाग्य या परिणति या फेट तंत्रिका तंत्र का क्या होता है कार्य करने के बाद? यह कार्य करने के बाद अपरिवर्तित रहता है, इरिवर्सिबल रहता है, किंतु हार्मोन कार्य करने के बाद नष्ट हो जाता है और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तंत्रिका तंत्र को हम लोग भौतिक समन्वयक या फिजिकल कोऑर्डिनेटर कहते हैं, जबकि हार्मोन को हम लोग रासायनिक समन्वयक या केमिकल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्यों का नियंत्रण संवेदी और चालक तंत्रिका यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन करती है, और हार्मोन का स्थानांतरण पौधे में भोजन के साथ फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अब हम लोग थोड़ा ये भी सीख लें, प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में क्या अंतर है। प्लांट हार्मोन पौधे के वृद्धि प्रदेश, कहाँ से निकलते हैं प्लांट हार्मोन? तो वृद्धि प्रदेश यानी पौधे के शीर्ष भाग, जड़ और तना के शीर्ष, बीज, फल, पत्ती, बीजपत्र इत्यादि से निकलते हैं। और जंतु में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। पौधे में हार्मोन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय और गैसीय होती है। जंतु में हार्मोन की प्रकृति प्रोटीन, स्टेरॉयड और अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है। प्लांट हार्मोन अधिकतर अपने उत्पत्ति स्थल पे ही कार्यशील होते हैं, जबकि जंतु हार्मोन हमेशा अपने उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर कार्य करते हैं, यानी कार्यकारी अंगों में जाकर कार्य करते हैं। पादप हार्मोन का स्थानांतरण भोजन के साथ फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है पौधे में, जबकि जंतु हार्मोन का स्थानांतरण उत्पत्ति स्थल से कार्यकारी अंगों तक रक्त और लसिका के द्वारा होता है। प्लांट हार्मोन पार्थेनोकार्पी में सहायता करते हैं, यानी अनिषेचित अंडाशय से फल के विकास में सहायता करते हैं। और जंतु हार्मोन कृत्रिम वर्धी प्रजनन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। बार बार हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथि बोल रहे थे। अब यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा ग्लैंड क्या है, कितने तरह के ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें ग्लैंड यानी ग्रंथि क्या है। तो शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिससे रस निकलता है। रस यानी हार्मोन, एंजाइम, पसीना, तेल का स्राव होता है। ऐसे ग्रंथि, इसे हम ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि। यह है एक्सोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम। यह ग्रंथि है और ग्रंथि से जुड़ी हुई है नलिका। तो बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जिसमें नलिका जैसी रचना पाई जाती है, इसलिए इसे नलिका युक्त ग्रंथि या डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। और यह अपने स्राव को नलिका में मुक्त करती है। इस ग्रंथि से जो स्राव निकलेगा नलिका में आएगी, तथा नलिका ही स्राव को यानी रस को उत्पत्ति स्थल से दूर ले जाती है। इस तरह की ग्रंथि को शरीर में हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड या वही स्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथि, जो अपने स्राव को सीधे नली में मुक्त करती है और नली के द्वारा ही स्राव एक स्थान से दूसरे स्थान यानी उत्पत्ति स्थल से कार्यकारी स्थल में जाते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ वही स्रावी ग्रंथि है, जैसे पाचन ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिससे निकलता है स्राव एंजाइम। और एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट है, जो शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है। और इसे बायोकैटलिस्ट कहते हैं क्योंकि सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रह जाता है। और शरीर में एंजाइम हमेशा निकलता है पाचन ग्रंथि से, और पाचन ग्रंथि एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि इस ग्लैंड में नली जैसी रचना है और इस नली के द्वारा ही स्राव एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल पसीने की ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड, जिससे स्राव होता है पसीने का। तीसरा है सेबासियस ग्लैंड यानी तैलीय ग्रंथि, जिससे तेल या वसा का स्राव होता है। वॉक्स ग्लैंड ईयर में है, कान में,
जिससे वॉक्स का स्राव होता है। इसके अलावा गोबलेट सेल यह एक कोशिकीय ग्रंथि है। शरीर में एक ही ग्रंथि है जो एक कोशिकीय होती है, उसका नाम है गोबलेट सेल, और इससे म्यूकस का स्राव होता है। दूसरी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। बार बार बोल रहे थे, हार्मोन निकल रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि में क्या डिफरेंस है, यहाँ समझ में आ जाएगा। वह ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है हमारे शरीर में जिसमें नलिका जैसी रचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इस ग्रंथि को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि या डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अर्थात नली नहीं होने के कारण यह ग्रंथि अपने स्राव को कहाँ मुक्त करेगी, सीधे रक्त में मुक्त कर देती है, और रक्त इसके स्राव को हमेशा उत्पत्ति स्थल से कार्यकारी स्थल में पहुंचाते हैं। इस तरह की ग्रंथि को हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा हार्मोन का स्राव होता है या हार्मोन निकलता है। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण जैसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में उपस्थित अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं जिससे हार्मोन निकलता है। शरीर में तीसरी ग्रंथि है मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। तो शरीर की कुछ ग्रंथियां हैं जो दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करती है। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। जब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तो उससे एंजाइम का स्राव होता है, और जब अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करेगी तो उससे हार्मोन निकलता है। ऐसे ग्रंथियों को मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कुछ मिक्स ग्लैंड का उदाहरण हमारे शरीर में जैसे अग्नाशय या पैनिक्रियाज। अग्नाशय जो पाचन ग्रंथि है, ये कहाँ स्थित है, तो अमाशय और छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रहणी, उसके बीच में पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। उस ग्रंथि को हम लोग अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, क्योंकि ये जब एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तो इससे निकलता है अग्नाशयिक रस, और इस अग्नाशयिक रस में तीनों भोजन को पचाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथि के बीच में 1 से 2 लाख एंडोक्राइन कोशिका का समूह होता है, जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। इस द्वीपिका में 3 तरह की कोशिका है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकागोन, बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, और गामा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं सोमैटोस्टेनिन। तो इस तरह से अग्नाशय बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है। दूसरा मिक्स ग्लैंड है जननांग। जननांग पुरुषों का जननांग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस। टेस्टिस को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि टेस्टिस में नर गैमेट स्पर्म का भी निर्माण होता है, और टेस्टिस में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी स्राव होता है। स्त्री में जननांग, ओवरी या अंडाशय 2 होती है, इसकी संख्या, टेस्टिस की भी संख्या 2 होती है। और ओवरी को भी मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ओवरी में मादा गैमेट एक भी बनता है, और ओवरी से बहुत सारे स्त्री हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन का भी स्राव होता है। तो अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा समझने के बाद हम लोग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का अंतर भी लिख सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई नलिका जैसी रचना नहीं है, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथि में नलिका जैसी रचना है, इसलिए इसे नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम, तेल, वसा, पसीना, ये सब का स्राव होता है। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी उत्पत्ति स्थल से कार्यकारी स्थल में ले जाया जाता है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले रस या स्राव का स्थानांतरण नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में
होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है और वही स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब हम लोग देख लें हार्मोन स्राव का नियंत्रण तंत्र या फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। हार्मोन स्राव का निर्देश, शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उस अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन के स्राव का निर्देश कौन देती है? पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे कितना मात्रा में हार्मोन निकलेगा, कम निकलेगा, कम निकालना है हार्मोन या अधिक निकालना है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के निर्देश को अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को निर्देश देती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। किंतु पीयूष ग्रंथि के भी स्राव को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन वाले भाग में पाया जाता है और पीयूष ग्रंथि भी अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस से एक हड्डी के द्वारा जुड़ी रहती है। बहुत ही छोटी सी ग्रंथि है, इसका वजन 0.5 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का, किंतु इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि शरीर में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रण करती है, जैसे एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, टेस्टिस, ओवरी, सबके स्राव को नियंत्रित करती है। किंतु पीयूष ग्रंथि के भी स्राव को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यह है डायग्राम। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है जो अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन वाले भाग में पाया जाता है और यह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का 3 भाग होता है। अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि दिखाई नहीं देती, बहुत छोटी है, और पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पश्च पीयूष ग्रंथि को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एडिनोहाइपोफाइसिस भाग जो पीयूष ग्रंथि का है, उसमें 2 पिंड पाए जाते हैं, अग्रपिंड और मध्य पिंड। अग्रपिंड को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और मध्य पिंड को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। अब हाइपोथैलेमस वाले भाग में मोटर न्यूरॉन पाया जाता है। मोटर न्यूरॉन जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाले भाग से जुड़े रहते हैं पीयूष ग्रंथि के, वो छोटे होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के मोटर न्यूरॉन से निकलने वाला स्राव एडिनोहाइपोफाइसिस तक हाइपोफैरिंजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा या हाइपोफैरिंजियल पोर्टल तंत्र के द्वारा एडिनोहाइपोफाइसिस में आता है। कैसे? तो मोटर न्यूरॉन हाइपोथैलेमस में हार्मोन का स्राव करते हैं जिसे हाइपोफैरिंजियल धमनी लेकर आती है एडिनोहाइपोफाइसिस के पास, और जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस में प्रवेश करती है उसके पहले की शाखा को हाइपोफैरिंजियल पोर्टल वेन कहते हैं और ये पोर्टल वेन एडिनोहाइपोफाइसिस में प्रवेश करने से पहले या पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में प्रवेश करने से पहले शाखा में बढ़ती है जिसे प्राइमरी फ्लेक्सस कहते हैं। फिर ये विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे सेकेंडरी फ्लेक्सस कहते हैं, और इस तरह से हाइपोथैलेमस के मोटर न्यूरॉन का स्राव एडिनोहाइपोफाइसिस में पहुंच जाता है और जो बहुत सारे हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस में एक और मोटर न्यूरॉन पाया जाता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीधे जुड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पर हाइपोफैरिंजियल पोर्टल तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती और हाइपोथैलेमस पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि में अपने स्राव एडीएच, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का स्राव सीधे पश्च पीयूष ग्रंथि में कर देता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के स्राव को
नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि दूसरे अन्य ग्रंथि के स्राव को, अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित कर रही है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब हम लोग देख लें हाइपोफैरिंजियल पोर्टल सिस्टम क्या है। तो परिवहन तंत्र है जहाँ पर दो अंगों के बीच में हृदय नहीं पाया जाता है। तो चित्र से समझ में आ गया होगा, फिर एक बार समझा देती हूँ। हाइपोथैलेमस जो है पश्च पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन और एडीएच का स्राव सीधे करती है, क्योंकि पश्च हाइपोथैलेमस का पश्च पीयूष ग्रंथि से मोटर न्यूरॉन सीधे जुड़ा रहता है। यहाँ पर कोई हाइपोफैरिंजियल पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि हाइपोथैलेमस का अग्रभाग हाइपोथैलेमस का मोटर न्यूरॉन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में हार्मोन को हाइपोफैरिंजियल धमनी, हाइपोफैरिंजियल सिरा, प्राइमरी फ्लेक्सस और सेकेंडरी फ्लेक्सस के द्वारा, यानी हाइपोफैरिंजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि या मध्य पीयूष ग्रंथि में भेजती है। अर्थात यह हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को निर्देश देती है कि शरीर में कोई भी हार्मोन कम है तो उसके स्राव को बढ़ाना है, और अगर शरीर में हार्मोन अधिक है तो उसके स्राव को कम करना है। इस क्रिया को हम लोग हार्मोन स्राव का नियंत्रण तंत्र कहते हैं। जैसे केस 1, खाना खाने के तुरंत बाद रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निर्देश के अनुसार थायराइड ग्रंथि को निर्देश देता है, यानी थायरॉक्सिन का स्राव बढ़ाना है। थायरॉक्सिन का स्राव बढ़ाने का निर्देश पीयूष ग्रंथि के द्वारा, इस निर्देश को हम लोग बोलते हैं धनात्मक सुझाव। और थायरॉक्सिन के स्राव बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर में चयापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रिया तेजी से बढ़ जाती है और रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। केस 2, व्यायाम के बाद या एक्सरसाइज के बाद रक्त में शर्करा कम हो जाती है। उस समय हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है और पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को निर्देश दे रही है थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को कम करना। इस सुझाव को बोलते हैं ऋणात्मक सुझाव या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और थायरॉक्सिन का स्राव कम होने से शरीर में चयापचय की क्रिया या मेटाबॉलिक क्रिया कम हो जाती है और रक्त में शर्करा की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है या सामान्य हो जाती है। और एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या धनात्मक सुझाव का हार्मोन के नियंत्रण तंत्र में। गर्भाशय या यूटरस की पेशी में संकुचन का निर्देश बच्चे के जन्म लेने तक यानी प्रसव तक बना रहता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को बढ़ाता रहता है जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता। ये एक एग्जाम्पल है धनात्मक सुझाव या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन का। अब हम लोग थोड़ा देख लें हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है। हार्मोन प्रोटीन, स्टेरॉयड और अमीनो अम्ल के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि से निकलता है। यह हमेशा उत्पत्ति स्थल से कार्यकारी अंगों में रक्त के द्वारा जाता है। इसका स्थानांतरण नलिका के द्वारा होता है। हार्मोन कार्य करने के बाद नष्ट हो जाता है, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। यह कार्य करने के बाद नष्ट नहीं होता, यह बायोकैटालिस्ट के हिसाब से कार्य करता है। और हार्मोन जैविक क्रिया का नियमन करता है, अर्थात रासायनिक समन्वयक का कार्य करता है। तो आज चैप्टर का पार्ट 1 यहीं तक सुनने के बाद समझ में आ जाएगा, और इस चैप्टर को क्लास में भी डिस्कस की थी तो क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू।